नाज़रीन, आज के दिन की दो बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी डिटेल जजमेंट आई है कासिम सूरी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, उनके हवाले से, उनके फैसले के हवाले से, जहां उन्होंने एक फ़ैसला किया था। और ये जो 100 पेज से ज़्यादा का डिसीजन है, ज़ाहिर है मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सका और मैंने अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस भी नहीं किया, इसलिए मैं इसकी तफसीलात में नहीं जा सकता। लेकिन इसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने डेरा गाजी खान में जो 2-2.5 घंटे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया, वहाँ पे उससे इस फैसले के चंद नुकात को, ख़ास करके एक नुक्ते को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ सवालात भी रेज़ किए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि जो साइफर आया था डोनाल्ड लू का अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी का, उसकी चूँकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। या इमरान खान साहब का कहना था कि मैंने उसे एज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के पास भेजा डिस्कशन के लिए, मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, स्पीकर ऑफ पाकिस्तान ने उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा, रेफ़र किया, सील बंद करके, फिर उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी भेजा, फिर हमने उसके ऊपर एक कमीशन भी बनाया। हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, कमीशन उसके बाद डिसफंक्शनल हो गया, उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया कि अगर इस तमाम चीज़ें करने के बाद भी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, इसके महरक़ात को नहीं समझा गया, तो ज़ाहिर है इसका कसूर और ज़िम्मेदारी हमारी नहीं बनती। उन्होंने ये सवाल भी उठाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि कम से कम एक सवाल का तयन कर लेते कि डोनाल्ड लू का जो डिस्पैच और साइफर था, वो एम्बेसडर तो मेरे मातहत काम करता था, फॉरेन ऑफिस मेरे मातहत काम करता था, तो फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन हुकूमत ये किससे कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत को अगर ना हटाया गया, अगर ये ना हटी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर हट गई तो फिर पाकिस्तान के साथ मामला नॉर्मल हो जाएंगे। ये किससे वो सवाल उठाया गया, किसको ये कहा गया था, ये उनका क्वेश्चन डायरेक्टली था टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो उसका मैंने आपको मुख्तसरन बताया। ये वो डिसीजन है जिसके बाद हुक्मरान जमात, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयानिया शेप कर रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो 17 जुलाई को 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होने हैं। ये वो इंतखाबात हैं जिसके बारे में तमामी लोग मुतफ़िक़ हैं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की सियासत जो है कई बरस की, वो इन इंतखाबात के नताइज के रिज़ल्ट के तौर पर इन्फ्लुएंस होगी, एक डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उससे सिर्फ 3-4 दिन पहले आना जो है वो भी बड़ा माना खेज है। इस हवाले से खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी टुकड़ा मेरे पास है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनका भी टुकड़ा मेरे पास है, जो लॉ मिनिस्टर हैं फेडरल, उनका क्या कहना है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। जब आइन शिकनी हो, आइन से रूगर्दानी हो और इस तरह ग्रेव नेचर की हो, तो फिर आर्टिकल 6 जो है उसका भी बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी वो गैर आईनी, गैर शफाफ, बदनीति पे मबनी और गैर कानूनी थी। वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान ने जिस बदनीति के साथ असम्बली की तहलील की सिफारिश कर दी सदर मुमलिकत को, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी, वो भी आइन से रूगर्दानी थी। और सदर मुमलिकत ने जो मन्नोअन उसको मान लिया और फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दी, उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर हैं। उनके साथ जब वो बोल रहे थे तो कमर ज़मान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर के फॉर कश्मीर NGB मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी की CEC के फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनके साथ थे। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमें कमर ज़मान कायरा साहब भी इस सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सो आई वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मैं अगला टुकड़ा आपको सुनाता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, फवाद चौधरी साहब ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हो गई, मैं नहीं लगता मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार हो कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है, वो काम किया करें जो आप कर सकें। जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी
कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। बहुत सख्त सवालात रेज़ किए फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इतनी सख्त बातें करते नहीं हैं, बहुत सख्त उन्होंने सवालात यहाँ पे रेज़ किए हैं। मैंने आपको कहा कि कमर ज़मान कायरा साहब तो हमारे साथ हैं ही, आई हैव ऑलरेडी वेलकम्ड हिम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली हैदर जैदी साहब जो प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ सिंध के, वो भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के नोटेड इलेक्शन एक्सपर्ट और कमेंटेटर पाकिस्तान के सहाफ़ी मशहूर हबीब अकरम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्विकली मैं अनवर मंसूर खान साहब बात कर लूँ जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक्स हाई कोर्ट सिंध के जज रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। अनवर मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर मंसूर खान साहब, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, अली हैदर जैदी सुन रहे हैं, कमर ज़मान कायरा सुन रहे हैं, हबीब अकरम सुन रहे हैं, हज़ारों लोग भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला जो डिसीजन इस स्टेज पे आया है इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले जो पंजाब में होने हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस? मोहित, ये जो डिटेल्ड जजमेंट आया है और इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पीटीआई को अफेक्ट कर रही हैं, तो नेचुरली इसका इफेक्ट इवेंचुअली इलेक्शन के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये इस स्टेज के ऊपर लाकर और जब 6-7 दिन रह गए हैं इलेक्शन पे, तो इसका जो आया है, आई थिंक दिस इज नॉट इन वेरी गुड टेस्ट, मगर बहरहाल अब एक तो ये सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 6 की बात और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को रिजाइन कर देना चाहिए जो PMLN की तरफ से कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आर्टिकल 6 की बात हो रही है, पार्लियामेंट को रेफरेंस भेजा जाएगा, डेफिनेटली हुकूमत ने माइंड बना लिया, उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये जो आर्टिकल 6 वाली बात है ये तो माइनॉरिटी जजमेंट था। अच्छा, माइनॉरिटी जजमेंट है, जो जजमेंट ऑफ द कोर्ट है उसके अंदर इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। क्योंकि माइनॉरिटी जजमेंट है इसलिए माइनॉरिटी जजमेंट कैन नॉट बी टेकन एज अ जजमेंट, बिकॉज जो कानून है वो ये कहता है कि जजमेंट वो होता है जो मेजॉरिटी जजमेंट होता है और एवरीथिंग मर्जेस इनटू दैट, और माइनॉरिटी जो रीजंस हैं वो अलग अगर किसी ने नोट लिखा है तो वो इसमें नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट ये है कि आर्टिकल 6 जो कहता है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सबवर्जन में के माने ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने जाया किया, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने तबाह किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर अगर इंटरप्रिटेशन फर्क है, अगर इंटरप्रेट कोई कर रहा है और वो उस पर एक्शन लेता है, दैट डज नॉट अमाउंट टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबवर्जन का जो आर्टिकल 6 में जो लिखा हुआ है दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और आर्टिकल 6 जो है वो ऐसे मौके के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली ये जो गुलजार साहब के जजमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने बिल्डिंग तोड़ी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है कि उन्होंने एक किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो किया है। अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें कि कहते हैं कि जैसे कि आप 184 के अंदर है कि अगर कुछ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है और क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो वो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट देती है। तो किसी ने जब वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट तोड़ा, इसका मतलब वो सबवर्जन में नहीं आएगा। अगर किसी ने कोई इंटरप्रेट करके गलत किया है वो सबवर्जन में नहीं आएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी फार फेच्ड थॉट। मैं अभी तारड़ साहब को सुन रहा था, आई एम अमेज्ड कि तारड़ साहब किस किस्म की ये बात कर सकते हैं। ही इज सपोज्ड टू बी अ लॉयर एंड इफ ही इज अ लॉयर ही हैज मिसइंटरप्रेटेड द। अच्छा, मैंने सर बाकी मैंने आप क्विकली मैंने आपसे खत्म करना है, आपका शुक्रिया करता। मुझे बता दें ये जो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट स्टेप डाउन कर जाए राणा सनाउल्लाह साहब, उसकी कोई इसमें से ऐसी चीज बनती है इस डिसीजन की रेशियो डिसिडेंडी से कि प्रेसिडेंट को स्टेप डाउन करना? बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल गलत। ये बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मंसूर खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान के जज रह चुके हैं, हमें अपना एक एनालिसिस डिसीजन दे रहे थे। कमर ज़मान कायरा साहब, आप साथ बैठे हुए थे जनाब तारड़ साहब के, जब तारड़ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की। आपका पाकिस्तान की सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, आप 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त सीनियर तरीन मोतबर तरीन सियासतदानों में आपका शुमार होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेंबर हैं। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि प्रेसिडेंट को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, हम इस पर आर्टिकल 6 के
मुकदमे बिल्कुल तैयार हमने कर लिए हैं, पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमायत हासिल है इस पोजीशन, इस पोस्टर और इस स्टैंड पे? शुक्रिया भाई। पहले तो गुजारिश ये है कि जो आपने खान साहब का पहले क्लिप सुनाया जिसमें उन्होंने फरमाया कि खान साहब का तो सुनाया नहीं। सुप्रीम जी खान साहब का नहीं सुनाया सर, मैंने ब्रीफ किया है। मैंने खान साहब का नहीं सुनाया, मैंने फवाद चौधरी का सुनाया। मैंने सिर्फ जिक्र किया है कि उन्होंने ये कहा है। जिक्र किया होगा, चले ऐसे ही कर रहे। आपने जिक्र किया कि खान साहब ने ये कहा है जलसे के अंदर आज कि सुप्रीम कोर्ट ये देख लेती, ये देख लेती, ये देख लेती। गुजारिश ये है कि खान साहब के अपने दौर में ही उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी। वो मीटिंग जिसका आप जिक्र फरमा रहे थे, और उस मीटिंग में भी जो एलामिया आया था उसमें नेशनल सिक्योरिटी के एलामिया में जो ISPR ने जारी किया था उस पर वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि इसमें कोई साजिश का आंसर नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में इंटरफेरेंस है, सीरियस। नो ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो कहा था वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में जो नाजेबा अल्फाज हैं, जो हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत का उन्होंने जिक्र किया है, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, और उस पर हमने उनको सेंश्योर या जो भी एक तरीका कार होता है सफारती वो कर दिया। उसके बाद हमारे दौर में खान साहब के जाने के बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, फिर उसको रिएटरेट किया गया, एक दफ़ा फिर री एंडोर्स किया गया। दूसरा, खान साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट का खत लिखा गया कि एक कमीशन बनाया जाए। आज तारड़ साहब ने उसकी वजाहत की है कि हमने 2 सीनियर मोस्ट जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान थे उनको गुजारिश की कि आप इस कमीशन को हेड कीजिए। उन्होंने कमीशन नहीं हेड करना चाहा क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हम जो भी फाइंडिंग देंगे अगर खान साहब के खिलाफ हुई तो वो नहीं मानेंगे और हमारी उल्टी तजलील होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था वजारत कानून ने खान साहब के दौर में, और वो ख़त अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। आज भी हमने कहा कि अगर कोर्ट उस पर कमीशन बनाना चाहे तो बिस्मिल्लाह, कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी गुजारिश ये है जो आज कोर्ट में जो कोर्ट के जजमेंट आई उसकी एक वजह तो ये भी थी कि शायद आज एक जज साहब रिटायर हो रहे थे, कल उनका आखिरी दिन था, और जो फाइनल जजमेंट्स होती हैं, शॉर्ट ऑर्डर लिखाए जाते हैं और जो फाइनल ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो आखिरी दिनों में फिर सारी डिटेल जजमेंट्स लिख के और साइन करते हैं जज साहबान। शायद कल एक सीनियर जज साहबान जो कल साहब रिटायर हुए उनकी वजह से ये फैसला कल हुआ, और अदालतें सियासत देख के फैसले नहीं करती। कह रहे साहब अगर जज साहब के रिटायर होने के बाद फैसले का ऐलान नहीं हो सकता सर? उनके रिटायर होने से पहले ही वो डिसीजन देना होता है? ये मेरी राय है, मैं अपनी राय में आजाद हूं, आप अपनी राय रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। यही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं आपने ऐसे ही कहा, आप उसके माने आप यही कर निकालते ना, और आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि अदालत ने ये कहा कि ये इंटेंशनली आइन की सबवर्शन हुई है, दानिस्तन। एक है कि मैंने इंटरप्रिटेशन की और उस इंटरप्रिटेशन में मैंने कुछ इक़दाम कर लिए। रोज़ अदालतें फैसले करती हैं, हुकूमतों के भी करती हैं। माजी में जो फैसले किए गए, आइन को सैबोटाज किया गया, उसको खैर पार्लिमानों से एंडोर्स करा लिया गया। लेकिन बहुत सारे फैसलों के अंदर कि ये आइन के मुताबिक नहीं है। सबवर्शन का लफ्ज़ जब आया है तो वो क्यों आया है? इसलिए आया है, मेरी तानिश, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं जो कह, और मुझे बहुत एहतराम है साबिक अटॉर्नी जनरल साहब का, बड़े मंसूर साहब बड़े आला आदमी हैं, लेकिन वो क्योंकि एक जमात से मुंसलिक है लिहाजा उनकी राय भी बायस्ड है। मैं उसके बारे में वो न्यूट्रल राय नहीं हो सकती। जो लॉ मिनिस्टर ने कहा उनके बारे में उनकी राय अपनी जगह। लेकिन जो गुजारिश है अदालत कह रही है, क्या हुआ उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक आती है, खान साहब क्या करते हैं? खान साहब के बाद कह रहे साहब सवाल उधर ही रह गया, क्या आप सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 6 के रेफरेंस को? आने लगा हूं, थोड़ा सा सब्र। आपने इतना लंबा पहले सवाल खड़ा किया ना, उसके मुझे रिप्लाई तो करने देना। तो गुजारिश ये है कि खान साहब का रवैया, खान साहब के बाद वजीर आजम का, हुकूमत का रवैया, जो उन्होंने बयानात दिए, जो स्पीकर साहब का रवैया, तो फिर फाइनली जब स्पीकर साहब आके मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं तो मुझे पीरजादा साहब मुईद साहब, आप दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकेंगे कि आपको पता नहीं है कि वो कहां से उठ के आए थे, उन्होंने आके इस्तीफा दिया था और किस दबाव में दिया था। तीसरी गुजारिश यह है कि उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर साहब आए, डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया? इंटेंशनली उन्होंने जानबूझ के एक लिखा हुआ ऑर्डर जो उनको दिया गया था चिट पे, वो रखा हुआ
सामने, लॉ मिनिस्टर को कहा, लॉ मिनिस्टर ने एक सवाल रेज किया, कोई सवाल वहां रेज नहीं होना था, रूल्स अलाउ नहीं कर रहे उसको, और वो सवाल रेज कराया गया और दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर। तो यार ये तो मार्शल लॉ की अदालत। ब्रेक से पहले अली जैदी साहब को भी ब्रेक से पहले अली जैदी साहब को भी लेना चाह रहा हूं। वो जवाब मुझे नहीं मिला कि आर्टिकल 6 को सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी की नहीं करती। जमात लगाऊं, ओके मैं देता हूं। सो उनके सारे अमल के बाद वजीर आजम साहब ने उसी वक्त, द मोमेंट ये जजमेंट आती है, अगले 3 मिनट में वो असेंबली तोड़ने का ऐलान करते हैं और 7वें मिनट में सदर साहब उसको एंडोर्स कर देते हैं। इसको उन्होंने एक साजिश करार दिया कि वो अमेरिका वाली साजिश तो रहेगी, उसमें तो था कुछ नहीं, लेकिन ये एक दीदा दानिस्ता साजिश थी और आइन से इनहराफ था और जानबूझ के था। इसी को सब वर्शन कहते हैं कि जानबूझ के आप कोई काम करते हैं। और ये मेरी जमात का इशू, हम कभी इस आर्टिकल 6 के या इस तरह के मुकदमात के हक में नहीं रहे। मैंने आज भी कहा ये फैसला तो काबीना करेगी, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने फिर कहा कि खान साहब सियासत के अंदर टॉलरेंस भी कोई चीज होती है। आप अगर शिकस्त हो गई है, आप विद इन मीन्स रहते हुए आप हमारे खिलाफ कोशिश कीजिए, लोगों को मोबिलाइज कीजिए, आप जलसे कीजिए, जुलूस कीजिए, हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाइए, आपका हक है, लेकिन नहीं तो अपनी बारी का इंतजार करें। इलेक्शन जब अगले साल होगा तो काइंडली मुझे इजाजत दीजिए सर कि मैं आप मेरे साथ ही हैं। कार साहब आप पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, मुझे काइंडली इजाजत दीजिए कि मैं अली जैदी साहब का पीटीआई का मौका ले सकूं। प्रेसिडेंट है पीटीआई सिंध के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स। अली जैदी साहब जरा क्विकली अपना मौकफ लेके आए सामने, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? अब मैंने इतनी देर सारों की बातें सुनी और बीच बीच में मोहित भाई लाइन भी डिस्कनेक्ट होती रही। मैं कोशिश करता हूं जवाब दे दूं। कायरा साहब ने एक्सेप्ट किया है कि ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत यानी कि फॉरेन इंटरफेरेंस, जो लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस आपने कहा। जी जी वो लिखा हुआ। उसके बाद जब इनकी हुकूमत आ गई, जी लिखा हुआ है, उसके बाद जब इनकी हुकूमत आ गई इन्होंने भी इसको ओन कर लिया, अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो एक डिमार्च इशू किया उस वक्त की जो चार्ज डी अफेयर्स थी यूएस की यहाँ पे, तो वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज था, तो डिमार्च इंटरफेरेंस, तो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस को उर्दू में कहते हैं मुदाखलत। अगर किसी को ये इंटरफेरेंस और मुदाखलत का कोई तीसरा लफ्ज है तो मुझे बता दें, ये बड़ा क्लियर है। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ धमकी भी थी, क्लियरली उन्होंने कहा धमकी भी थी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, लेकिन साजिश नहीं थी। ओ भैया साजिश करने वाले तो आप हैं, साजिश तो अंदर से होती है, साजिश तो की आपने, धमकी उन्होंने दी, मुदाखलत उन्होंने की और उनको कंस्पिरेटर्स चाहिए थे जो हमेशा अंदर से होते हैं, वो तो आप लोग थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मेरा जो तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जो 2 ऑनरेबल जजेस की जो भी बेंच थी, जो सीनियर जजेस थे और शायद रिटायर भी जो भी हो रहे हैं, उनमें से किसी एक ने साइफर खोल के पढ़ा या इन्वेस्टिगेशन की या फैसला सुना दिया? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि वो कह रहे हैं हमारे पास साइफर नहीं, साइफर तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, अभी तक मैं हबीब अकरम साहब इसमें ले नहीं सका जो मेरे साथ हैं और बहुत सी चीज़ें उनसे डिस्कस करनी है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो मैं हबीब अकरम साहब की तरफ ही चलता हूं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैंने चलना तो है हबीब अकरम साहब के पास, लेकिन हबीब अकरम साहब आपकी इजाजत से कमर जमान कायरा साहब को 30 सेकंड चाहिए, वो अली जैदी को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी कमर जमान कायरा साहब। डॉक्टर साहब एक दूसरा इतनी वजाहत करनी है कि अली साहब ने जो कहा है मेरे बारे में कि मैंने ये बात एडमिट की है, मैंने कहा कि अदालत के फैसले में लिखा है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में लिखा है, ये मेरी राय नहीं, ये उस एलामिये के अंदर लिखा है, उसकी मैंने वजाहत की। दूसरी गुजारिश ये है, जो हमने कहा मैं भी कहता रहा कि अगर कोई गैर मुल्की हुकूमत आपके खिलाफ साजिश करती है और आपके अहलकार को बताती है कि अपनी हुकूमत को नेचुरली उसने रिपोर्ट करना है और वो आपकी हुकूमत को रिपोर्ट करती है, तो उसको धमकी तो समझा जा सकता है, लेकिन उसको साजिश नहीं कहा जा सकता। और अगर यहाँ वालों ने की थी तो बैरूनी साजिश कहाँ से आ गई? ये जो बैरूनी साजिश का एलामिया था वो आज दफन हुआ है, जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक है, चले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हबीब अकरम साहब, आपकी पाकिस्तान के इलेक्टोरल डायनामिक्स पे बड़ी गहरी नज़र है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज मतलब आ गया, डिटेल जजमेंट हमारे सामने, और जिसमें से जो भी बहस हो रही है
और जो 17 को आपसे भी मेरी बात होती रही और भी बहुत से लोगों से बात होती रही जहां पर यही एनालिसिस था कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है अगर बहुत बड़ी कोई धांधली ना हो तो बड़ी मुस्तहकम थी। अब उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, ये जो 13-14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग थी? मोहित पीरजादा साहब, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता अगर हम इससे पहले कुछ वाक़यात तो हो चुके होते। अब अगर आप देखिए कि इससे पहले वाक़यात ये हुए हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत को हटाया, और पीडीएम की जो ये कोशिश है इसको खालिस्तन सियासी भी नहीं समझा जा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खालिस्तन सियासी नहीं, इसके अंदर कुछ दूसरी कुव्वतों का भी अमल दखल है। उसके बाद जब इमरान खान इख्तिदार से बाहर आए और फिर पंजाब का मामला आगे बढ़ा, तो पंजाब के अंदर भी ये हुआ कि पंजाब की जो 5 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें थी जिन्होंने डिफेक्ट किया था, उसके बाद होना तो ये चाहिए था उसूली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी हुई फहरिस्तें थी 2018 में, उनके मुताबिक अगले बंदे वहां पर नॉमिनेट कर दिए जाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल गैर मंतकी तौर पर उसको जोड़ दिया कि जनाब चूंकि 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, हम उसके बाद इसकी देखेंगे कि किसके हिस्से में कितनी नशिस्तें आती हैं। तो यहां से एक सिग्नल जाना शुरू हो गया। तो ऐसी सूरत में ये वाकया हो जाना, ये पिछले वाकयात जिनकी तौजी मैं अर्ज कर रहा हूं कि खास अंदाज में की जाती है, इसी तरह इस वाकये की तौजी भी या इस फैसले की तौजी भी अगर इसी अंदाज में की जाए तो कोई बेजा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह पिछले वाकयात अवामी सतह पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे, इसी तरह ये वाकया भी मुझे नहीं लगता कि अवामी मूड के अंदर किसी बड़ी बुनियादी या जौहरी तब्दीली की वजह बन सकता है। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मैं वापस आ रहा हूं कमर जमान कारा साहब की तरफ। कारा साहब, ये जो आर्टिकल 6 है, ये 1973 के आइन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, जो चेयरमैन और फाउंडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने डाला। और ये क्लियरली ये था कि जो फौजी जर्नैल ताला आजमा हैं, जो मार्शल लगाते हैं, जो सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरप्ट करते हैं, उनके खिलाफ इसने इस्तेमाल होना था। अब अलमिया ये है कि किसी फौजी आमर के खिलाफ अगर इसको इन्वोक करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि ज़फ़र अली शाह साहब का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है इतनी मॉरल करेज नहीं कर सकी, कोई और ही हल उन्होंने उस वक्त उसका निकाल लिया, और जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो कुछ दुनिया के लीगल एक्सपर्ट्स और जूरिस्प्रूडेंस में लिखा है, वहाँ कहीं हमारे इदारों की इज़्ज़त में इजाफा नहीं हो सका। उसको बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से देखा गया कि जो डिसीजन करने थे वो कर नहीं सकते। अब इसको अगर सिविलियन स्पीकर, प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इस्तेमाल करे, और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी क्लियर इंटेंशन ही ये थी कि आपने मिलिट्री इंटरवेंशन का रास्ता रोकना है, मिलिट्री इंटरवेंशन तो दूर गई, कोई रोक ही नहीं सकता उसका रास्ता, उसको एक पॉपुलर सिविलियन, जो पिछली असेंबली अभी चल रही है जिसका आप खुद हिस्सा हैं, उसमें एक पार्टी जिसके पास 155-156 सीटें थी, उसके खिलाफ आप आर्टिकल 6 इन्वोक करें, तो क्या लगेगा सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेगेसी पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि काश आप साथ ये भी कह देते कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म भी दिया था। ये भी एक पाकिस्तान की तारीख है। बहरहाल ये अलग बात है कि वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका, लेकिन एक फैसला हुआ, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। दूसरी गुजारिश ये है कि अभी बकरम साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह उनकी स्पेशल नशिस्तों का पंजाब में जो कुछ हुआ, अगर किसी को शक है तो खुल के नाम लेना चाहिए ना, कौन से इदारे का। जब हमें शक था तो हम तो खुल के नाम लेते थे। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 सीटों के ऊपर फैसला इसलिए नहीं दिया कि जब 20 मेंबर उनके टोटल नंबर में जो जनरल सीट्स थी उसमें कम हो गए, तो पीटीआई का न्यूमेरिकल नंबर जिसकी बुनियाद पे उन सीटों का फैसला होना चाहिए था वो कम हो गया। अब उसके मुताबिक फैसला होना है जो एट द ग्राउंड आज है। सीटें आज खाली हुई हैं, उसके बाद आपने देखना है कि क्या इन सीटों के बावजूद उनके पास वो अक्सरियत है जिसकी बुनियाद पर उनको वो 5 सीटें मिलती या नहीं। ये एक इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब 20 सीटों का फैसला हो जाएगा तो फिर कसरत के मुताबिक या न्यूमेरिकल नंबर देखा जाएगा कि डिवीजन में किसको क्या मिलना। इस पे हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, मान लिया गया, ओके। लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्जाम, आपका हक, आप जरूर ठहराए और कहें कि वो पार्टी है। इसी तरह आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है, उन्होंने तो अदालत को रस्से भी गिनवा दिए और कहा कि कम पड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपकी इस जजमेंट को, जो कुछ कहा बड़े तल्ख अल्फाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको पार्लियामान के जरिए खत्म कराएंगे
और फिर आर्टिकल 69 के ऊपर अमल ना करने की सजा देखेंगे कि वो क्या है, तो बड़ा अदालत जाने वो जाने तगड़े आती है। लेकिन सवाल ये है मेरी जमात, हाँ, लेकिन कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के फैसले की तायद नहीं ना करती है, उसके खिलाफ हैं आप लोग, आपने स्टैंड लिया, उस पर रेफरेंस भी भेजने की कोशिश की। उसी पे आरोप गुजारिश यह है कि जो कोई भी आईने पाकिस्तान को सबवर्ट करता है और ब्लेटेंटली करता है, मेरी जमात का फैसला क्या होगा, मैं खुद आज मैंने उस प्रोग्राम के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मैंने ये बात कही है, मेरी जाती राय भी यह है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने हर आने वाले दिन में इतने उसके नाज नखरे हो जाते हैं कि वो जो चाहता है वो इलेक्शन कमीशन को रोन देता है, वो मीडिया का गला दबा लेता है, वो मुखालिफ जमातों को गैर मुल्की दुश्मन डिक्लेयर कर देता है, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेलता है, वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला आवर हो जाता है और जो मुंह में आता है कहता चला जाता है, उसको भी कहीं तो रुकना है ना। ठीक है, मैंने तो यही कहा कहीं रुकना है। अली जैदी साहब कहीं सर अली जैदी नाराज हो जाएंगे, कायरा साहब अली जैदी नाराज हो जाएंगे। अली जैदी साहब योर रिस्पांस टू दिस कि कहीं तो रोकना है इमरान खान साहब की गलत बातों को। इमरान खान साहब की बातें इनको गलत लग रही हैं, और मगर मेरा बुनियादी सवाल अभी तक वही है, ना आपने इन्वेस्टिगेशन, ना आपने इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाई, सुन लेना आपकी बात पूरी सुनी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की बॉडी बनाई, ना आपने इन्वेस्टिगेशन की बॉडी बनाई, ना आपने साइफर देखा, तो फिर कमर जबान कायरा की गुफ्तगू और अली जैदी की गुफ्तगू करके आपने फैसला दे दिया। मुझे तो कोई फैसले की बुनियाद तो समझा दें। अली जैदी साहब ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ना पढ़ रहे, फैसला दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे दे रहे हैं? हो सकता है उसके पास कोई हो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं। साइफर कोडेड होता है, उसको डी कोड करने के एक्सपर्ट होते हैं उसकी लैंग्वेज को, और ये आपके पास थे। आपने अदालत में जाके अपना मुकदमा आपके वकला ने, आपके अटॉर्नी जनरल ने लड़ा, वहां अदालत ने उनसे कहा, लेकिन आपने उनको वो सारा मैसेज नहीं दिया जो साजिश के डांडे आप मिलाते थे, उसके ऊपर अदालत मुतमिन नहीं हुई। उन्होंने कहा जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उससे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो इसको एक तरफ रखिए। मेरी एक मिनट अली, एक मिनट, कायरा साहब देखिए, अटॉर्नी जनरल के पास भी, सर मेरी बात, जी मेरी बात, अटॉर्नी जनरल के पास, आपके पास, आप आज फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं इलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर था, मेरे पास, हमने भी वो साइफर की ब्रीफ पढ़ी है। वो साइफर का डीकोडेड साइफर नहीं पढ़ा, वो डीकोडेड साइफर एक सील्ड एनवेलप में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर वो खोल के पढ़ लें बंद कमरे में और जजेस को पढ़ाते हैं, उसके बाद वो लिखें कि जी इसमें फैसला, फिर समझ में भी आती है। वो खोल ही नहीं रहे सील एनवेलप, और वो कह रहे जी हमें शवाहिद नहीं मिले और इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं बनाई, तो फिर शवाहिद कौन ढूंढ रहा था भैया? मतलब फिर तो मेरी और आपकी गुफ्तगू देख के टीवी पे फैसला हो गया। या कोई हबीब अकरम साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, नहीं होता है। हबीब अकरम साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सर, मुझे काइंडली वो सियासत में उलझ गए हम, जरा एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की ओपिनियन ले लें। हबीब अकरम साहब, आप पाकिस्तान के मुमताज सहाफी हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कोई बात नहीं, आपने बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले घास रौंद दी जाती है। हबीब को आने दीजिए प्लीज। हबीब अकरम साहब प्लीज। हबीब अकरम साहब, मुझे एक अजीबोगरीब अलमिया ये फेस हो रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है कि जो आर्टिकल 6 जो है उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने फौजी जर्नलों का रास्ता रोकने के लिए लगाया था आइन में, आज उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करने की एक हुकूमत बात कर रही है। इस पे हम रोएं, इस पे हंसें, डमीज बुक लिखें, पाकिस्तान पे बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन रखें, क्या करें हबीब अकरम साहब हम इसको? प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। जो हकायक है बयान कर रहे हैं और मैं उसको डिफेंड करने के लिए बैठा हूं। ये छुपे अल्फाजों में बातें मत करें। मैंने आपसे सवाल पूछा, उसके साथ खड़े थे और उनकी जमात भी उसके साथ खड़ी है, और हमने बाकायदा अदालतों में जाके मुकदमे लड़े हैं, हमने किसी साजिशों के हिस्से नहीं बने हम। सो प्लीज डोंट डू इट। मुझे साहब आपका इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत और उनके लिए जो आपका एक तकलीफ है वो समझ आती है, मुझे आनी चाहिए और आपका हक है, आप रखिए, लेकिन मेरी जमात को इन्वॉल्व न कीजिए इस तरह। अगर आपने एतराज कर, हाँ, जब फैसला करेगी काबीना मेरी जमात उसके अंदर शामिल हुई तो मैं खोल के बात करूंगा। अच्छा हबीब अकरम साहब, योर कमेंट सर।
देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का माजी सामने रख के फैसला करूं तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की एलिमिनेशन की कायल नहीं है। पाकिस्तान में ये कायरा साहब के मुंह की बात नहीं है या किसी और या पीपुल्स पार्टी को खुश करना मतलूब नहीं है। ये तारीखी हकायक हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अपनी मुखालिफ तरीन जमातों को बर्दाश्त भी किया है और कभी न कभी उनके साथ कोई, बिलखुसूस अगर PMLN की और पीपुल्स पार्टी की तारीख उठा के देख लें तो वो बड़ी तल्ख है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उनके साथ वक्तन फोक्तन हाथ भी मिलाए हैं। लेकिन और अगर अब जब काबीना का इजलास होगा तो मेरे किसी वाइल्ड इमेजिनेशन में भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का कोई भी हमायत, किसी भी किस्म की हमायत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगी। ये तो है मेरा बिलीफ जो मैं एक रिकॉर्ड के बुनियाद पर कह रहा हूं। लेकिन एक दूसरी तरफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल मजबूरी, उसे यह भी देखना है कि उसने एक इत्तेहाद के साथ चलना है, इत्तेहाद को लेके आगे बढ़ना है। बल्कि अगर ये मैं गलत नहीं हूं तो ये जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, दरअसल इसको कार्व आउट ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। अगरचे इसमें जो लीडिंग पोजीशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी रूह रवां है। अब इसके सामने दो चीजें आएंगी, अगर तो क्या मुस्लिम लीग नून एक एलिमिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू एक डाउटफुल प्रोसेस के आर्टिकल 6 लगा के किसी शख्सियत पर या किसी उसके साथियों पर और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर लगा के अगर आपने एलिमिनेट करना है तो पीपुल्स पार्टी भी इस वक्त दोराहे पे आ जाएगी कि क्या वो ऐसा करे या ना करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कायरा साहब शायद वो बिल्कुल क्लियर, उनका अपनी वो जिम्मेदार ओहदे पर फाइज है, उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर है, उनका माजी भी है और उनका मुस्तकबिल भी है। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस तरह की किसी कोशिश का हिस्सा बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, बनती नजर नहीं आ रही। और जाहिर है कि मैं भी जो सवाल पूछ रहा हूं वो कायरा साहब का जो इतना शानदार माजी है, एक मंजे में सियासतदान की हैसियत से, एक प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिशियन की हैसियत से, उसके हवाले से मैं बात करूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस इंटेंस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। मुझे चलना चाहिए सीधा अली हैदर जैदी साहब की तरफ। अली हैदर जैदी साहब, आपने बड़ी पेशेंस से सुना, कमर जमान कायर साहब को भी सुना, आपने हबीब अकरम साहब को भी सुना। अब आपका इस वक्त आर्गुमेंट क्या? देखें मोहित भाई, वो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मुझे याद है जब ये भेजा गया था और हमारी डिमांड क्या थी, खान साहब ने कोई डिक्टेटर बन के डिमांड की थी। उन्होंने कहा था इलेक्शंस की तरफ जाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन से शाय अवे नहीं करती, बाकी क्यों कर रही हैं ये शाय अवे फ्रॉम इलेक्शंस। जो आप फैसले की बात कर रहे हैं, मैं इस पर कमेंट क्या करूं, क्योंकि जिन्होंने फैसला लिखा है उन्होंने ना इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जो कि दरख्वास्त की गई थी सदर मुमलिकत की तरफ से, ना उन्होंने साइफर खोल के पढ़ा जो कि डी कोडेड उनके पास पड़ा हुआ है सील एनवेलप में, और उन्होंने फैसला लिख दिया। मुझे तो फिर ये भी बता दें कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड दे रीच दिस कंक्लूजन। कोई ग्राउंड्स होंगे ना। मैं फैसले पे कमेंट करने से पहले उस फैसले तक पहुंचने के ग्राउंड देख रहा हूं। जब आपने एविडेंस को देखा ही नहीं जो आपके पास है मौजूद, फिर जब हमारे वकील ने साइफर की तरफ लाने की बात की, आप उसकी तरफ गए नहीं और आपने फैसला सुना दिया, तो फिर आपका जजमेंट आपने जो लिखा वो किस ग्राउंड्स पे लिखा, मैं इसका जवाब पूछना चाहता हूं। मुझे तो मेरी तो अपील ये होगी, मैं बात भी करूंगा कि इस फैसले के ऊपर अपील की जाए कि सर आप पढ़े तो सही, आप कैसे कर रहे हैं। यानी कि कायरा साहब एक्सेप्ट कर रहे थे कि जी वो मुदाखलत की बात हुई, इंटरफेरेंस की जी फॉरेन, जिसपे आपने डीमार्च इशू किया, वो वर्ड है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। और ये वहां तक पहुंचे कैसे थे? एक पूरी काबीना का फैसला था और काबीना के फैसले के मिनट्स भी पढ़ ले निकाल के, वो वजीर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाएं, बोले वजीर मिनट्स पढ़ ले। काबीना ने पाकिस्तान की फैसला किया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी इलेक्शन कमेटी ने बैठ के उसमें मीटिंग की, मिनट्स किए, उसके बाद हुकूमत इनकी आ गई, उन्होंने उन मिनट्स को दोबारा ओन किया। प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस की जी यहाँ धमकी भी थी। भाई धमकी और मुदाखलत तो बाहर से होती है, साजिश तो अंदर से होती है भैया। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, द सैड थिंग अबाउट बिट्रेयल इज दैट इट इज नेवर फ्रॉम योर एनिमीज, ठीक है, बिट्रेयल इज फ्रॉम फ्रेंड्स। अच्छा हबीब अकरम साहब,
ये जो इलेक्शन के डायनामिक्स है पंजाब के अंदर, आप कहते हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट नहीं होंगे। जो अब तक मैंने रिपोर्टर्स के साथ, बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ बात की, उससे तो ये पता चला कि कोई 6 या 7 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमज़ा की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और तकरीबन 13 हल्के ऐसे हैं जहाँ बहुत चांसेस है कि अगर इलेक्शन में कोई बहुत बड़े लेवल पे धांधली ना हो, बहुत मैसिव इंजीनियरिंग ना हो, तो वहाँ तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथ हासिल है, जिसमें लाहौर के 3 हैं, उसमें फैसलाबाद है, उसमें और बहुत से हल्के। उसकी थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बता दें कि पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं, और पीएमएलएन के तो अपने लोग है ही नहीं, वो जो इंडिपेंडेंट है वो कहाँ पे हैं, जो उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स। क्विकली सर। देखिए, जहां तक इलेक्शन का मामला है तो इसमें पीएमएलएन 1 जीते या 2 जीते, दरअसल ये पीएमएलएन की फतह ही कंसीडर की जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये 20 की 20 नशिस्तें पीएमएलएन ने हारी हुई थी, और इन 20 में से 10 नशिस्तें जो थी वो पीटीआई ने जीत रखी थी। तो लिहाजा पीएमएलएन को तो 1 सीट मिल गई, 2 मिल गई, 8 मिल गई, वो तो उसकी फतह ही फतह है। लेकिन उसे कम से कम 9 सीटें चाहिए अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप यूं कहिए कि जोर आजमाई हो रही है वो लाहौर के अंदर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर डेंट डाला था 2018 के इलेक्शन में। अगरचे यहां पे फिर भी फातेह जमात पीएमएलएन ही थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वोटर पैदा किया था। अब लाहौर को 4 सीटें जीती थी 2018 में। देखिए कि 2 मिनिस्टर्स को जी, तो लाहौर को रिकवर करने के लिए, यानी लाहौर से यानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का सफाया करने के लिए पीएमएलएन ने अपने 2 वज़रा मैदान में उतारे हैं। उनको बाकायदा तौर पर एक वफाकी वजीर को और सूबाई वजीर को कैबिनेट से रिजाइन करवा के उन्हें हल्कों में भेजा है, ताकि तुम आप लोग जाके हल्कों में काम करें, और उन मखसूस हल्कों में जो जहां पे खुद मिसाल के तौर पर अयाज सादिक साहब का हल्का जो हुआ करता था एक जमाने में, उसके जो अंडर पीपी 158 है वहां पे काम करें। इसी तरह जो दूसरे इलाके में ख्वाजा सलमान रफीक काम करें, ताकि लाहौर को रिकवर किया जा सके। तो एक तो ये है। इसी तरह फैसलाबाद में बहुत जोड़ तोड़ हो रही है कि फैसलाबाद भी वो इलाका था जहां पे किसी जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनका तूती बोलता था, और वहां पे फिर एक वक्त 2018 में ये भी आया कि जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं वो अपनी सूबाई असम्बली की सीट भी हार गए 2018 में। तो अब वहां पर भी रिकवरी की कोशिश की जा रही है। इसी तरह दूसरी कोशिश जो है वो एक जमाने में जो खुशाब था वहां पर भी बहुत पीएमएलएन को हमेशा बड़ी सपोर्ट रही थी। एक जमाना था पीपल्स पार्टी का, फिर वो पीएमएलएन में कन्वर्ट हो गया। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर वोट मिले तो अब वहां पर कोशिश की जा रही, क्योंकि वहां पर पीएमएलएन जो है वो माफ कीजिएगा पीटीआई जो है वो आपस में झगड़ रही है। तो इस झगड़े में से वहां पर पीएमएलएन समझती है कि वहां पर अपना जो मामला है उसको सीधा कर लिया जाए। जो फिर शेखुपुरा, चूंकि लाहौर के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो शेखुपुरा में खुद एक वफाकी वजीर बेमहकमा जो है वो उनका हल्का है जिसके नीचे ये सूबाई असम्बली की सीट है, वहां पर भी कोशिश ये हो रही है कि वहां पर भी मुस्लिम लीग नून रिकवर करे और शेखुपुरा में वही थंपिंग मेजॉरिटी हासिल करे जो एक जमाने में उसे हासिल थी। तो लिहाजा उन्होंने पीएमएलएन ने अपनी 9 नशिस्तें पूरी करनी है कम अज कम, ताकि वो हुकूमत को, अपनी मौजूदा हुकूमत को बरकरार रख सके। अगर 9 में से 2 कम होती हैं, 3 कम होती हैं, तो हुकूमत तो खतरे में पड़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 हत्ता के 8 सीटें भी ये पीएमएलएन के लिए तो मुनाफे की बात होगी। लेकिन अगर पीएमएलएन को सिर्फ 9 ही मिलती हैं तो भी क्या हमजा बिल्कुल खतरे से बाहर हो जाएंगे इस असेंबली के अंदर, या परवेज इलाही की जो जोड़ तोड़ है, जो मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, वो फिर भी उनके लिए खतरा हो सकती हैं? देखिए, फिर खतरा तो जरूर रहेगी, लेकिन बहरहाल एक आप यूं कहिए कि इमीडिएट जो थ्रेट है वो जो इस वक्त लाइफ सपोर्ट पे चल रहे हैं, वो लाइफ सपोर्ट जो है उससे उतर के ये वार्ड में आ जाएगी हुकूमत, जहां पे एक थोड़ा सा मरीज के बारे में स्टेबिलिटी का तासुर पैदा हो जाता है। और जहां तक आप ये अगर इस सवाल को इससे जोड़े कि क्या हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 20 की 20 नशिस्तें अगर पीएमएलएन जीत जाए तो भी हम इस्तेहकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो फिजा बन चुकी है, अगर ये 20 नशिस्तें भी जीत ले पीएमएलएन, तो इस इलेक्शन पे किसी को भरोसा नहीं है।
दूसरी तरफ अगर ये 20 की 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ले और वो अपनी सूबे में हुकूमत बना ले, तो इसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इस्तेहकाम की कैफियत नहीं आएगी। लिहाजा पाकिस्तान की जो जरूरत है इस अदम इस्तेहकाम से निकलने के लिए वो है कि हम इलेक्शन की तरफ जाए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। अली जैदी साहब का लास्ट कमेंट ले लेते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली तौर पर वैसे तो इतना पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है जब पाकिस्तान जितना श्रीलंका है, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जारी है जहां पर श्रीलंका के अवाम ने तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट कर दिया। अली, योर क्विक कमेंट। देखें, मैं मोहित बिल्कुल आपको 30-50 सेकंड में बताने लगा जो हाल यहाँ हो रहा है। मैं एक आध 1.5 दिन इस्लामाबाद लगा के अभी कराची पहुंचा हूँ। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि जो हाल हमारे मुल्क का है, जिस डायरेक्शन में हमारा मुल्क जा रहा है और मुझे जिस चीज़ का ख़तरा नज़र आ रहा है, मैं हाथ जोड़ के सारों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते 2 काम कर दें। एक, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब की 20 सीटों पे, इनको जो कराची हैदराबाद में होने जा रहे हैं बाई इलेक्शन जो यहाँ पे और जो NA 245 का, उसको खुदा के वास्ते ये साफ और शफाक इलेक्शन करवा दें। इसमें बेईमानी मत करें। मुझे बड़ा खौफ है खून खराबे का। जो आपने अपर सिंध में देखा वो ट्रेलर भी नहीं था, वो तो बहुत छोटी चीज़ थी, तबाही वहाँ भी हुई थी। ये बहुत डेंजरस लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर जा चुके हैं। और दूसरा, इस मुल्क का सोल्यूशन एक है मोहित, और इस वक्त कोई और सोल्यूशन नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अवामी इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर अवामी इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस नहीं, अवामी इलेक्शंस। आप मेरी बात समझ जाएं। अवामी इलेक्शंस। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। अली जैदी साहब की बात से इत्तफाक़ी करना कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये इस किस्म के अब इलेक्शन नहीं है, बल्कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिसमें दुनिया भर के जो ऑब्जर्वर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के, अमेरिका के, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ के, यूनाइटेड नेशन के, उनको बुलाया जाए ताकि उस फ्री फेयर जनरल इलेक्शन के बारे में एतमाद हो। पाकिस्तान में अब किसी पे किसी को कोई एतमाद नहीं रहा है और असल में पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर कुकर है वो श्रीलंका से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज यहाँ आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। वो तकरीबन 93-94% पढ़ा लिखा और सोशो इकनॉमिक वेलफेयर वाली स्टेट है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। आज जितना ही फिर मुलाकात होती। थैंक यू।